Hello everyone, I'm Anurag Vadva, Manager HRMS. In today's video, I'll be explaining the process of certification of all the one-way request transfer application which have been submitted by the employees. So the entire process of certification of those applications by the personnel department and generation of priority number against those application. तो सभी को नमस्कार। मैं अनुराग वाधवा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो सारे एम्प्लॉयज़ द्वारा सबमिटेड वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं पर्सनल डिपार्टमेंट उनको कैसे सर्टिफाई कर सकता है, क्या पूरा प्रोसेस फॉलो होगा एंड आफ्टर सर्टिफिकेशन कैसे उनका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा। सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ट्रांसफ़र सेल मेंबर का रोल जिस भी एम्प्लॉय के पास है उसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। So we'll be logging into the system through a user who is having a role of TCM, that is transfer cell member. You have to select that role once you have logged into the system. Once you select that role for all the activities related to the transfer from the administration side, this is the link that has to be clicked upon. तो ये जो ट्रांसफर न्यू करके लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी ट्रांसफर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन और सर्टिफिकेशन वो सारी आपको यहाँ पर इस लिंक के थ्रू करनी है। ट्रांसफर टाइप के हिसाब से डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जैसे आईआरआरटी के लिए अलग ब्लॉक्स है, आईआरएमटी के लिए अलग ब्लॉक है, आईडीआरटी के लिए अलग है, विद इन डिवीजन के लिए अलग ब्लॉक है। सो अप्रोप्रिएट ब्लॉक के अंदर की एक्टिविटी को यू हैव टू सिलेक्ट। सो देयर वी हैव क्रिएटेड सेपरेट ब्लॉक्स फॉर डिफरेंट type of transfer, separate block for IRRT, IRMT, IDRT, and so on and so forth. Every transfer type has also been further divided into subblocks based on the different phases of transfers. So there are activities related to certification of employee applications submitted by employees, then the activities related to forwarding of those certified applications, activities related to issue of NOC by the destination unit, and then activities related to the release of employee. तो एक बार एक ट्रांसफर टाइप के डिफरेंट सब ब्लॉक्स हमने बनाए हैं जहां पर डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जैसे पहले जो एम्प्लॉयज़ ने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, सर्टिफाइड एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने का प्रोसेस है, फॉरवर्डेड एप्लीकेशन का अगेंस्ट डेस्टिनेशन यूनिट द्वारा एनओसी इशू करने का प्रोसेस है, एंड देन जिन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट एनओसी इशू हो चुका है उन employees के release का process. So in this video we'll be focusing on the process for certification. Once we click on this link, this interface will open. तो इस लिंक के थ्रू जितनी भी एप्लीकेशंस जो एम्प्लॉय ने सबमिट किया है उनका सर्टिफिकेशन प्रोसेस रहेगा। ये प्रोसेस बेसिकली जब एम्प्लॉयज़ कोई भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं वो डायरेक्टली उनका प्रायोरिटी नंबर जनरेट नहीं होता है। सर्टिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ देख रहा है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए वो एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी करेगा और देखेगा कि वेदर इट इज़ इन ऑर्डर और नॉट, उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्पाउस अकाउंट या जो भी जिस भी ग्राउंड्स पे वो अप्लाई कर रहे हैं एनेक्शर्स ढंग से लगाए हैं नहीं लगाए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो वेरीफाई करेंगे कि सर्टिफाई है या नहीं है। So this step is basically to certify, scrutinize and certify that applications submitted by the employees and the documents attached as annexures are in order. The moment you click on this link, this page, on the top left corner of the page, we have given you a link to check the total pendency in your unit. The moment you click on this link, you will get a detail of all those applications which are currently pending in your यूनिट फॉर सर्टिफिकेशन। तो ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट वाइज, उनके कैडर वाइज एंड किस ग्राउंड्स पे, नॉर्मल ग्राउंड्स है या स्पेशल ग्राउंड्स है, उसके हिसाब से टोटल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। आपके यूनिट में कितनी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इस यूनिट में पॉइंट्समैन कैटेगरी की नॉर्मल ग्राउंड पे ट्रांसफर के लिए 14 एप्लीकेशंस पेंडिंग है जो अब तक सर्टिफाई नहीं हुई है। अगर यहाँ पर इसके साथ स्टेशन मास्टर होता तो एक रो और ऐड हो जाती कि स्टेशन मास्टर फॉर ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल ग्राउंड या फिर स्पेशल ग्राउंड कितनी एप्लीकेशंस है। सो दिस टेबल विल गिव यू डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एप्लीकेशंस, cadre wise, department wise, and grounds of transfer application, how many applications are pending. So now since we have seen that it is pending for pointsman category, we will select normal grounds for operating department pointsman. तो क्योंकि हम ये ऑलरेडी टेबल में देख लिया है कि पॉइंट्समैन कैटेगरी की हमारे पास 14 एप्लीकेशंस हैं जो सर्टिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, तो मैं अंडर नॉर्मल ग्राउंड्स,
तो मैं वो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करके जब प्रोसीड करूँगा तो मेरे को वो सारी जो 14 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी. सो ये मेरे पास 14 एप्लीकेशंस हैं. सो नाउ आई कैन सी दीज आर द 14 एप्लीकेशंस which have to be certified from my end. So now these applications have been arranged as per the timestamp or date and time of the submission of application. So this application was submitted first, this was submitted on second, third. So in this serial order they have been arranged. जैसे जैसे employees अपनी application submit कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो अपनी application submit कर रहे हैं, उसी के basis पे इन applications को उनके इस पर्टिकुलर कैडर आईडी के लिए, पॉइंट्समैन कैडर आईडी के लिए सॉर्ट करके रखा गया है. हमारी जो भी सर्टिफिकेशन की ग्रुपिंग हो रही है, जो भी प्रायोरिटी ग्रुपिंग हो रही है, वो एक कैडर आईडी के लिए चल रही है. तो अगर आपने पॉइंट्समैन की 3 कैडर आईडी बना रखी है, जैसे ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मेंटेनर की आपने एक से ज़्यादा 3 या 4 कैडर आईडीज बना रखी हैं, तो हर कैडर आईडी के लिए हम एक प्रायोरिटी बना रहे हैं. ट्रैक मेंटेनेंस के लिए हम कंबाइंड प्रायोरिटी मेंटेन करके चल रहे हैं. लेकिन अगर आपने जैसे पॉइंट्समैन का सेक्शनल कुछ आपने डिफरेंट कैडर आईडी बनाया है, ऑफिस स्टाफ का है, जैसे पीयून का अलग है और चौकीदार का अलग है, तो उन सब का कैडर आईडी के बेसिस पे हमने अपना प्रायोरिटी ग्रुप मेंटेन कर रखा है. आप कैडर आईडी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा एप्लीकेशंस दिखेगा. सो वंस यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्क्रीन वी विल बी सर्टिफाइंग. आपको एप्लीकेशन अगर ओपन करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म है पूरा खुल जाएगा. Once you are satisfied that वो application whatever it has been uploaded it is in order, then you have to select those applications which you want to certify. Now there is a check that has been implemented in the system. You can select and certify these applications in batches. For example, I want to certify only 3 applications at one go. I'll select 3 applications, I'll submit my remarks, and then I'll initiate the proposal for certification. But I cannot pick and choose these application out of order. If I want to select certify the 8th application, mandatorily system will automatically select preceding 7 application. So if I want to certify 8th application, I mandatorily have to certify 7 applications preceding to that application. तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन सर्टिफाई करना चाह रहा हूँ, हमने सिस्टम में ये प्रोविजन दिया है कि मैं बैचेस में इसको सर्टिफाई कर सकता हूँ, 3 एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन एट अ टाइम. लेकिन वो सारी एप्लीकेशन सीक्वेंस में ही मैंडेटली फॉलो होंगी. अगर मैं चौथी एप्लीकेशन को सर्टिफाई के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उससे पहली 3 एप्लीकेशन भी मेरे को मैंडेटली सर्टिफाई करनी पड़ेंगी. द रीजन फॉर दिस इज whenever these applications will be certified, in case all these applications are found in order, they will be assigned priority number in this sequence only. So the application which was submitted later will be assigned priority number at a later in sequence. तो ये इस बैच वाइज प्रोसेसिंग रखने का कारण ये है कि जिस भी सीक्वेंस में ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनके सबमिशन के टाइम स्टैम्प के बेसिस पे ही इनको अरेंज किया गया है. सर्टिफिकेशन के बाद इनको प्रायोरिटी नंबर भी इसी बेसिस पे दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. तो आप ये सीक्वेंस ब्रीच नहीं कर सकते हैं. अब मान लीजिए मैंने ये 4 एप्लीकेशन सिलेक्ट की फॉर सर्टिफिकेशन. सो इफ आई हैव सिलेक्टेड दीज 4 एप्लीकेशंस, आई हैव टू गिव एज ट्रांसफर सेल मेंबर, आई हैव टू गिव माय रिमार्क्स दैट ओके दीज एप्लीकेशंस आर इन ऑर्डर and I will initiate the process for certification. So transfer cell member will be submitting uh, these proposal for certification to any person through workflow, to any person who is having the role of cadre verifying authority CVA, or you can also mark to some individual if you want to. If you will select anybody having a CVA role, it will go into a pool where any person having the role of CVA can select that proposal from workflow and certify it. If you are marking it to any individual employee, it will go to the inbox of that particular employee only. सो आपको अपना ये बनाने के बाद, प्रपोजल बनाने के बाद इसको फॉरवर्ड करना है अप्रूवल के लिए. अप्रूवल के टाइम पे जब आप ये फॉरवर्ड करेंगे तो ये वर्कफ्लो के थ्रू प्रोसेस होगा. वर्कफ्लो में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी को मार्क कर दीजिए, वो हर एम्प्लॉय जिसके पास सीवीए का रोल है आपके यूनिट का, उसको मार्क कर दीजिए. तो वो अपने इनबॉक्स से उठा के कोई भी एम्प्लॉय जिसके पास सीवीए का रोल है उसको उठाएगा प्रपोजल को और वेरीफाई करके आगे बढ़ा देगा. वरना आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मार्क करना चाह रहे हैं तो आप उसको नाम सिलेक्ट कर लीजिए और वो सिर्फ उसी व्यक्ति के इनबॉक्स में जाएगा. तो अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूं,
सो नाउ ये प्रपोजल जो है सक्सेसफुली चला गया है। इसी एम्प्लॉय के पास हमने सीबीए का रोल भी रखा है, तो अगर मैं सीबीए का रोल सिलेक्ट करता हूँ और माय पेंडिंग टास्क में जाता हूँ, सो ये प्रपोजल है जो कि अभी मेरे को मार्क किया गया है। सो इफ आई चेंज स्विच द role of that employee, since I have given that the CVA role to the same employee, I'll go workflow, my pending task. This is the task that was sent certify of hierarchy applications. I'll click here. ये आप यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्रपोजल ओपन हो जाएगा। क्या प्रपोजल भेजा गया उसको खोलने के लिए यू कैन क्लिक ऑन व्यू प्रपोजल एंड यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल कि ये 4 लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए आपको ये प्रपोजल भेजा गया है। सीबीए को क्या करना है, सीबीए को जाना है यहाँ एडिट रिमार्क्स में, तो सीबीए हैज टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन एडिट रिमार्क्स। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन इट, द प्रपोजल विच वाज सेंट फॉर सर्टिफिकेशन विल गेट ओपनड अप। Here he can see the entire proposal. These are the 4 applications which were sent for certification. These were the remarks of TCM. Now he has to give his remarks. Okay, okay, not application not in order. Okay, and he can submit his remarks. Now he has submitted his remarks. He has to submit verified एंड फॉरवर्ड इट टू CAA। CVA अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करने के बाद इस प्रपोजल को सबमिट कर देगा और फॉरवर्ड कर देगा CAA रोल। तो अभी हमारा प्रपोजल जो है फाइनल CAA के पास चला गया है फॉर अप्रूवल। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि नाउ आई विल अगेन स्विच इट माय रोल बैक टू TCM। So I'll go back again for transfer and I will try to create another proposal for certification. So if I'll go now, I'll see that now this pendency has reduced to 10. Earlier there were 14 applications, now there are 10 applications. 4 are already under process. So before those 4 applications which have been approved, they are still pending. I want to certify remaining 10 applications. So the moment I'll again select that pointsman cadre, I'll select proceed. System will say new application cannot be processed as some applications are already under process. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक कैटेगरी के लिए कुछ एप्लीकेशंस मैंने सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में डाली हैं जो अब तक सर्टिफाई नहीं हुई हैं, उस कैडर की बची हुई एप्लीकेशंस में तब तक सर्टिफाई नहीं कर सकता जब तक पिछला वाला प्रपोजल या तो अप्रूव नहीं हो जाता या डिस्कार्ड नहीं हो जाता। अगेन इसको रखने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप किसी भी तरह से जो बाद में एप्लीकेशन आई हैं उनको पहले सर्टिफाई करके उनको सीक्वेंस ब्रीच करके उनको पहले प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। सो अगेन अनलेस अंटिल दैट प्रपोजल इज क्लोज यू कैन नॉट सर्टिफाई एनी फर्दर। Now we'll go back again to CAA. We'll go to his workflow, my pending tasks. Here, this is the proposal which was sent for certification. तो CA के my pending task में ये proposal है certification के लिए। Again, he has to do the same exercise. He has to go to edit remarks. इस पे क्लिक करेंगे, edit remarks पे क्लिक करेंगे तो जो proposal आया वो आपको खुल गया। The entire purpose of certification is personnel department will be certifying whether the application is valid or not. By valid, we mean first whether it is factually correct, whatever he is claiming. If he is wanting transfer on spouse account or is a widow appointed on CG grounds, whether it is factually correct, the documents, service certificate of spouse or whatever document that that unit is requiring, whether the employee has attached them properly or not. And secondly, for some zonal railways based on railway board instructions, certain general managers have indicated certain categories for which minimum service requirement is has been made as 10 year. So in the system, we are allowing employees to submit their applications once they have completed 5 years of service. But if they are belonging to any particular cadre for which a particular zonal railways has made minimum service condition as 10 years, here through this screen, personal officers will be certifying that that employee is not eligible to apply and they will be rejecting their application.
तो सर्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का एंटायर पर्पस ये है कि जब किसी एम्प्लॉय का एप्लीकेशन आपके पास आता है, पहला तो पर्सनल डिपार्टमेंट को ये चेक करना है कि जो एप्लीकेशन उन्होंने डाला है उसमें अगर कुछ उन्होंने पेपर्स लगाया है वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे अगर आप स्पाउस ग्राउंड में किसी एम्प्लॉय ने अप्लाई किया है, उन्होंने सर्विस सर्टिफिकेट लगाया है, कोई आई कार्ड लगाया है, कुछ भी लगाया है जहाँ पे उनके स्पाउस के ऑफिस से इशू हुआ है, क्या वो करेक्ट है, सही है कि नहीं है। और सेकेंडली, बेस्ड ऑन रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी जोनल रेलवेज में कुछ कैटेगरीज के लिए मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर IRRT 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। हमने HRMS में ट्रांसफर मॉड्यूल में कोई भी कर्मचारी मिनिमम 5 साल खत्म होकर अपना आवेदन डाल सकता है, लेकिन अगर वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है जिसका मिनिमम सर्विस कंडीशन 10 ईयर्स कर चुका है उसका जोनल रेलवेज, और वो एलिजिबल नहीं है ट्रांसफर के लिए, उसकी एप्लीकेशन पर्सनल डिपार्टमेंट इस प्रोसेस से रिजेक्ट कर सकता है। सो हाइपोथेटिकली इफ वी एज्यूम दैट फॉर दिस employee 1 is eligible, employee second is eligible, but employee third is not eligible. Maybe his document is incorrect, or his he is belonging to a category, pointsman. For pointsman category we have made 10 years rule of service, but he is completed only 8 years. On that ground we can reject his application here itself. So जैसे कि इस प्रोसेस में मान लीजिए थर्ड एम्प्लॉय जो है, ये पॉइंट्समैन कैडर साउथ सेंट्रल में अगर मान लेते हैं हम कि वहाँ पर ये रूल लग गया है कि कम से कम 10 साल होना चाहिए पॉइंट्समैन को अगर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालना है, और इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सिर्फ 7 साल या 8 साल हुआ है, तो मैं इस बेसिस पे उसका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता हूँ। In case CAA has selected the option of rejection, he mandatorily has to enter the remarks on what grounds his application is being rejected. अगर CAA सर्टिफिकेशन एक्शन में रिजेक्टेड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो मैंडेटरली उसको रिमार्क्स डालना पड़ेगा किस ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडली, द मोमेंट ये प्रपोजल हम अप्रूव कर रहे हैं इन एप्लीकेशन को सर्टिफाई करके और इसको रिजेक्ट करके, द मोमेंट ये प्रपोजल क्लोज होगा, जो एप्लीकेशन सर्टिफाइड हैं उनके लिए इसी सीक्वेंस में प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2 और इसको प्रायोरिटी 3, और जो एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने रिजेक्टेड डाला है उसकी एप्लीकेशन यहीं पे दी एंड हो जाएगी। अगर एम्प्लॉय को दोबारा अप्लाई करना है वो फ्रेश अप्लाई करेंगे, और उस टाइम पे जो भी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा वो उसके बॉटम में ऐड हो जाएंगे। सो here, in the moment this proposal is closed, all those applications against which action has been selected as certified, a priority number in that same sequence will be generated and assigned to those specific applications, and the application against which the status has been selected as rejected, that application will be killed there and then. In case that employee wants to apply for IRRT, he has to submit a fresh an application afresh, which will be added to the bottom of the stack, which will be existing at that point of time. So I'll be rejecting this particular application and I'll be submitting this. So I'll be approving as CA. I'll approve and I will submit this proposal. Once I have submitted, now my certification process is over. All those applications which were certified have been assigned the priority number, and the rejected applications are finished. I'll go to the transfer module. There is a report for which through which we can see the priority status of all the outgoing applications. I'll click on that. Here, if we'll see, now we can see these applications which have been generated: 685, 686, 688. 687 has been killed because there it was found as inappropriate. तो जो मेरी आउटगोइंग प्रायोरिटी लिस्ट वाली अगर मैं ये रिपोर्ट खोलूंगा तो जो भी एप्लीकेशन मैंने सर्टिफाई किया है वो मेरे को यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी अलॉन्ग विद देयर प्रायोरिटी नंबर. So this is the process of certification of applications. Thank you.